30,000 के नीचे फिसलने के बाद आखिरी घंटे में बाजार में शानदार रिकवरी। यूरोप के बाजारों और कच्चे तेल की कीमतों ने दिया सहारा। निफ्टी 7,100 के ऊपर बंद। आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट के बाद रेटिंग एजेंसी एस&पी भी हरकत में आई। सरकारी बैंकों की सेहत पर उठाए सवाल। रुपए में बढ़ी गिरावट। रुपया 2.5 साल के निचले स्तर पर लुढ़का। $1 की कीमत 68 रुपए 47 पैसे। तो ये तो एक मीटिंग ग्राउंड हो गया सबके लिए, एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया हम लोगों ने। डेली करीब 3,200 3,300 बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर्स मीटिंग्स चल रही हैं। मेक इन इंडिया वीक बना मैन्युफैक्चरिंग का महाकुंभ। सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगलिया से खास मुलाकात में डीआईपीपी सचिव ने कहा, दुनिया ने देखी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की ताकत। पेट्रोल की कीमतों से राहत। दाम 32 पैसे घटे, लेकिन डीजल हुआ महंगा। डीजल के दाम 28 पैसे बढ़े। वो सपने ही क्या जिन्हें आप जी ना पाएं। जितनी ऊंची सपनों की उड़ान, उतनी लंबी निवेश की रणनीति। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सपने देखना छोड़ दें। थोड़ा है और थोड़े की जरूरत को पूरा करने के लिए हाजिर है आपका फाइनेंशियल गाइड योर मनी। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं क्या है खास आज योर मनी में। छोटी बचत स्कीम में दरें घटी, अब कौन से हैं बेहतर विकल्प। लोन ट्रांसफर में कब होगा फायदा। म्यूचुअल फंड से हुए फायदे पर क्या टैक्स लगेगा। तो इन तमाम मुद्दों पे आज योर मनी का फोकस होगा और आज हमारे साथ है रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हर्षवर्धन। रुंगटा, हर्ष, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आपकी काम की खबर के साथ। छोटी बचत योजनाओं पर अब कम ब्याज मिलेगा। सरकार ने बैंक डिपॉजिट को बढ़ावा देने के लिए छोटी बचत योजनाओं के ब्याज को घटाने का फैसला किया है। हालांकि कुछ स्कीम्स को इससे बाहर भी रखा गया है। आपको बता देते हैं कि यहाँ पर क्या अहम बदलाव हुए हैं। 1, 2 और 3 साल की जो पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट है उसे बदलाव हुए हैं। किसान विकास पत्र और 5 साल वाली जो पोस्ट ऑफिस की आरडी होती है उस पर बदलाव किए गए हैं। अब इनकी जो ब्याज दरें हैं उसको बैंक की ब्याज दरों के बराबर लाए जाने की कवायद है और ये मूव लिया गया है। साथ ही जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, आपको बता दें, उनमें सबसे पहले तो आपकी सुकन्या समृद्धि योजना आ जाएगी और उसके बाद पीपीएफ बदलाव नहीं हुआ है। नेशनल सेविंग स्कीम 5 साल वाली टर्म डिपॉजिट में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। मंथली इनकम स्कीम में और साथ ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। लेकिन जो 3 अहम योजनाओं में बदलाव हुए हैं उनको एज ए निवेशक आपको कैसे देखना चाहिए। हर्ष, इस तरह के बाजार में जब ये स्मॉल सेविंग स्कीम एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, उसमें तरह के बदलाव करना कितना सही होगा। अगर मैं एज ए निवेशक इसको समझना चाहूं तो क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं। कविता, अगर हम निवेशक के तौर पे देख रहे हैं तो ऑब्वियसली जहां पे आपको ज्यादा ब्याज मिल रहा था आज आपको कम मिलने वाला है। सो ये आप एक पॉजिटिव न्यूज तो है नहीं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब आप एक इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं तो इकोनॉमी में आपको हर पहलू से देखना होगा। एक है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री इकोनॉमी ग्रो करनी है तो ये जो इंडिया में आज की तारीख में ब्याज दरें हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री एक्सपेंशन के लिए जाती है तो उन्हें जो ब्याज लगता है वो आता कहां से। मतलब अगर हम डिपॉजिट की बात करते हैं, बैंक्स डिपॉजिट लेती हैं और वही वो लोन के तौर पे आगे देती हैं। सो जो उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो ब्याज दर पे वो डिपॉजिट लेते हैं उस पे अपना मार्कअप करके वो आगे लोन देते हैं। तो जो कॉस्ट पे डिपॉजिट ले रहे हैं उसे नीचे लाना बहुत जरूरी है। अगर हम देखें तो आरबीआई ने बैंक्स को बहुत पुश किया है कि आप ये जो रेट घटाती हैं वो आप एंड कस्टमर को पास ऑन करें, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो डिपॉजिट वो रेस करते हैं वो उन्हें ब्याज दर ऊंचा रखना पड़ रहा था क्योंकि स्मॉल सेविंग स्कीम्स मैच करते थे। अगर हम बैंक्स ब्याज घटा देती हैं तो सब स्मॉल सेविंग स्कीम्स की तरफ डिपॉजिट चला जाता है। सो ये एट पार लाना बहुत जरूरी है फ्रॉम ए ओवरऑल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो ये जो एक्शन लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, आई थिंक बहुत ही फेयर है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है और इसमें फिर अभी compete करिए आप, डिपेंडिंग ऑन सर्विसेबिलिटी हो गई, एक्सेसिबिलिटी हो गई। सो आई थिंक इट्स अ गुड मूव फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। और इन्वेस्टर ऑब्वियसली अगर आपको ब्याज कम मिल रहा है तो एक दिक्कत का बात। तो अब क्या सही समय है कि मैं मौजूदा ब्याज पे पैसे लॉक कर लूं इन तमाम स्कीम्स में जो बदलाव हुए हैं। वेल, अगर हम बात कर रहे हैं, अब अगर निवेशकों को डिवाइड कर देते हैं, एक है जो एक्सक्लूसिवली जो इंटरेस्ट इनकम पे ही निर्भर है। अब मान लीजिए रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हैं, वो इंटरेस्ट पे ही उनका एक बहुत हद तक उनका डिपेंडेंसी होती है। तो डेफिनेटली उन्हें एक हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में अपने फंड्स लॉक इन कर लेने चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए करने चाहिए।
अगर हम बात करें इंटरेस्ट इनकम की, तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स जो हैं वो आपको 10, 15 और 20 साल का आपको ऑप्शन देते हैं। तो अगर आप डिपेंडेंट हैं इंटरेस्ट इनकम पे, तो आप ऐसे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स क्यों नहीं लेते? तब अगर उसके सामने अगर हम बैंक डिपॉजिट्स भी कंपेयर करें तो वो एक्चुअली इतने अच्छी तरह कंपेरेबल नहीं होते हैं। बिल्कुल। सो अगर आप इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं देन डेफिनेटली। अगर आप इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है लेकिन एक पोर्शन आप अपना डेट एलोकेशन करना चाहते हैं, सो अब यंगर पीपल के लिए कम से कम ये ऑप्शन है कि आप डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ रुख करें। क्योंकि घटती हुई ब्याज दरों के अगर सिनेरियो है तो उसमें आपको एक्सेप्शनल गेन्स होने की फायदे, कैपिटल गेन्स होने के आपके पास ऑप्शन रहता है जब आप एक फ्लोटिंग रेट प्रोडक्ट में निवेश करते हैं। सो डेट म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसमें घटती हुई ब्याज दरों के सिनेरियो में एक एक्सेप्शनल प्रॉफिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और जो मौजूदा विकल्प जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्या उनमें निवेश करने में समझदारी होगी इस वक्त? जैसे कि अगर हम सुकन्या समृद्धि की बात करें, अगर आपकी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, साथ ही मंथली इनकम स्कीम 5 साल डिपॉजिट में भी कोई बदलाव नहीं हुए हैं, तो क्या इनमें से कोई इंस्ट्रूमेंट जो आपको लगता है कि पैसे अब इनमें निवेश आपको अपना रुझान बढ़ाना चाहिए निवेश का? कविता, अगर हम देखें तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ने चेंजेस नहीं किए हैं? तो ये वही हैं जो बहुत सोशली इंपैक्टफुल हैं। सो पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गई, सीनियर सिटीजन स्कीम्स हो गई। तो ये एक स्कीम्स हैं जिनमें आपको एक सोशल इंपैक्ट होता है। तो ये प्रोडक्ट्स अपने आप में आप इवैल्यूएट करके डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ नो ब्रेनर, मतलब उसमें आपको डेफिनेटली अपना इन्वेस्टमेंट पूरा कर लेना चाहिए। सुकन्या समृद्धि, सीनियर सिटीजन, इसमें ऑब्वियसली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो समय रहते हैं आप चाहे तो अपने पैसे लॉक इन कर सकते हैं फिलहाल इन तमाम स्कीम्स में, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अब योर मनी में हमारा फोकस होगा लोन ट्रांसफर पर। चाहे ऑटो लोन हो, एजुकेशन लोन हो या होम लोन हो, सभी तरह के लोन ट्रांसफर होते हैं, लेकिन आज हमारा फोकस होगा होम लोन ट्रांसफर पर। हर्ष, मुझे ये बताइए सबसे पहले तो किन सूरतों में हमें होम लोन ट्रांसफर करना चाहिए? वेल कविता, अगर हम देखें, अभी हमने इंटरेस्ट रेट्स की बात की, घटती हुई इंटरेस्ट रेट की बात की। आपने अगर फ्लोटिंग रेट होम लोन ले रखा है और आप जानते हैं कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है वो घट चुका है, आपको इनवेरिएबली आपकी जो एग्जिस्टिंग बैंक है वो आपको वो बेनिफिट ट्रांसफर करने में बहुत मतलब टाइम लगाती है और कई बार करती भी नहीं है। बिल्कुल। और वही बैंक एक फ्रेश इन्वेस्टर, अगर कोई बोरोवर आता है तो उनको वो घटी हुई रेट ऑफर करते हैं। सो आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर ये बैंक आपके पास आपका ब्याज दर घटा नहीं रहा है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके पास फ्लोटिंग रेट लोन है, तो आप एक दूसरी बैंक में शिफ्ट करने की सोच सकते हैं। लेकिन करने से पहले आपको 3 या 4 चीजों का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, वही सब बातें क्या है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए होम लोन ट्रांसफर करने से पहले? हमारी अवधि हमें ध्यान में रखनी चाहिए या साथ ही जितना हम जो ट्रांसफर कॉस्ट आएगा क्या वो ध्यान में रखना चाहिए? वेल, आपको ये जो कंपैरिजन है आपको 4 एलिमेंट्स के बेसिस पे करना होगा। पहले तो आपका लोन अमाउंट कितना है। अगर आपका लोन एकदम एंड मतलब छोटा सा ही रह गया तो शायद इतना फायदा नहीं हो, क्योंकि अब इंटरेस्ट जो लगता है वो लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे ही लगता है। तो लोन अमाउंट कितना है आपका। दूसरा, आपको देखना होगा कि आपके लोन के लिए अभी कितना वक्त बाकी है। अगर आपके लोन खत्म होने में अगर 2 साल ही बाकी है तो कोई पॉइंट नहीं, आपको जो फायदा होना है वो 2 साल का होना है। और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वैसे भी बहुत कम हो चुका होगा। तो अगर आपका लोन 15 या 20 साल अभी भी बाकी है तो इट मेक्स गुड सेंस। तीसरा, आपको देखना है कि जो डिफरेंस है, जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है जो आपकी एग्जिस्टिंग बैंक चार्ज कर रही है और जो आपको एक कॉम्पिटिटिंग बैंक चार्ज कर रही है, उसमें डिफरेंस कितना है। तो वो अगर डिफरेंस बहुत ही कम है तो वापस ट्रांसफर करने का कोई फायदा नहीं होगा। डिफरेंस ज्यादा हो तो डेफिनेटली आप अपना कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और फोर्थ एलिमेंट जो आपको देखना है कि अगर जो भी ट्रांसफर करेंगे वो ट्रांसफर विदाउट कॉस्ट तो होगा नहीं, उसमें कहीं तो कॉस्ट लगेगा। वो हो सकता है प्रोसेसिंग चार्जेस लगे, जो न्यू बैंक वो भी प्रोसेसिंग चार्जेस लेंगी। आपके पास प्री पेमेंट अगर कोई कारण से लगता है तो वो चार्ज भी आपको एग्जिस्टिंग बैंक लेवी कर सकती है। तो ये सारे कॉस्ट आपको अपने कैलकुलेशन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और उसे एक एक्चुअली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लीजिए कि मैं ट्रांसफर करता हूं कितना कॉस्ट लगेगा और ये मुझे रिकवर कब तक होगा, और अगर फायदेमंद लगता है तो ही आपको ये शिफ्ट करना चाहिए। तो यानी लोन ट्रांसफर करने के बाद जो आपकी बचत हो रही है वो आपके ट्रांसफर कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके ही लोन ट्रांसफर करने में समझदारी होगी। एब्सोल्युटली, और ज्यादा भी काफी ज्यादा होना चाहिए। सिर्फ अगर आपका कॉस्ट रिकवर हो रहा है थोड़ा मार्जिनल, उससे कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन साथ ही क्या हमें टीजर लोन्स को भी ट्रांसफर कर लेना चाहिए जहां पे ब्याज दरें एक तय समय के बाद बढ़ाई जाती हैं? वेल, उसमें आप अगर देखें तो उसमें टीजर लोन होते क्या है पहले अगर हम बता दें तो एक शॉर्ट पीरियड होता है, इनिशियल 3 इयर्स या 4 इयर्स होते हैं, जिसमें आपको लोअर इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है और वो पीरियड खत्म होने के बाद आपको रेगुलर इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग बैंक है जिसमें आपको टीजर लोन आपके ले रखा है और 3 साल कंप्लीट होते अगर आप ट्रांसफर करने की बात करते हैं तो एक पेनल्टी आपको लगेगी फॉर श्योर। अगर आप ये आपका रेगुलर लोन है और कोई ऑफरिंग बैंक आपको टीजर लोन की ऑफरिंग दे रही है, तब आपको जो कैलकुलेशन करना है वो कैलकुलेशन 4th ईयर के बाद का करना है। जब
जब रेगुलर इंटरेस्ट रेट लगने लगेगा। टीजर इंटरेस्ट रेट पे आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सो जो डिफरेंशियल है वो आपको एक्चुअली बैठ के उसे पूरा कैलकुलेशन करके फिर ही आपको ट्रांसफर करें तो बेहतर है। तो क्लियरली यहाँ पर आपके लोन चुकाने की समय की अवधि, साथ ही आपका ट्रांसफर कॉस्ट और ट्रांसफर करने के बाद जितनी बचत होगी, इन तीनों पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपना होम लोन ट्रांसफर कराना चाहिए। योर मनी में फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं और वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहें। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और पहले दर्शक नरेश मदान हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार नरेश जी, बताएं कहां से बोल रहे हैं, क्या करते हैं, सवाल क्या है आपका? तो मैम, मैं नरेश कुमार जयपुर से बोल रहा हूँ और फिलहाल मैं जैनटेक में असिस्टेंट मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। ओके, बताइए क्या सवाल है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने SBI म्यूचुअल फंड ब्लू चिप में मैंने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। ठीक है। तो उसका टेन्योर अभी 4 ईयर्स एंड 9 मंथ हो गया है। निवेश करके केवल 9 महीने हुए हैं? नहीं, 4 ईयर्स 9 मंथ, अराउंड 5। ठीक है, ओके। तो अगर मैं अभी उसको कैश करवाता हूँ तो क्या टिकट कटेगा उससे? तो 5 साल के बाद करवाता हूँ, क्या टिकट कटेगा वो कंफर्म करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपने 4.5 साल से ज्यादा का निवेश किया हुआ है, तो सबसे पहले आपको बता दूं टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ ये जिस तरह से बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट कमाएंगे अपने निवेश पर, क्या उस पर टैक्स लगेगा या नहीं। और इनकी तरह मेरे ख्याल से कई दर्शक हैं जो म्यूचुअल फंड में अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो उनको कमाई हुई कमाई पर हमेशा टैक्स लगने का एक डर होता है। वेल कविता, अगर हम देखें सो SBI ब्लू चिप फंड जिसमें इन्होंने निवेश किया है वो एक इक्विटी स्कीम है। राइट। और इक्विटीज के ये 1 साल के ऊपर, 365 डेज के ऊपर आपने अगर निवेश कर रखा है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना जाता है। नाउ नरेश जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे कंप्लीटली टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो जो भी आपको गेन्स हो रहा है उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है, क्योंकि आपने 365 दिन से ज्यादा निवेश कर रखा है। सो ना ही आपके फंड हाउस कुछ भी आपका डिडक्ट करेगी, पूरा जो रिडेम्पशन अमाउंट है वो आपके पास आ जाएगा और आपके जो भी गेन्स हुआ है उसमें आपको कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं भरना है। और आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आपको दिखाना जरूर पड़ेगा कि आपने निवेश किया था 4.5 साल पहले और अभी आपने उसे रिडीम किया है और इतना आपको गेन्स हुआ है, और वो गेन्स आप उसे एग्जेम्प्ट करेंगे अंडर सेक्शन 1038। सेक्शन 1038 में आप उसे एग्जेम्प्ट करके टैक्सेबल 0 हो जाएगा, लेकिन आपको अपनी इनकम टैक्स की बुक्स में रिफ्लेक्ट जरूर करना होगा। तो एक प्रॉपर डिस्क्लोजर हो जाएगा आपकी तरफ से। चलिए, तो बस आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग को ध्यान में रखना होगा और कोई टैक्स नहीं लगेगा। नरेश, आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल हम यहाँ पर लेना चाहेंगे ईमेल के जरिए। मिस्टर रूपचंद ने अपना सवाल हमें भेजा है और बहुत ही पेचीदा सवाल है इनका। पेचीदा से ज्यादा मैं कहूंगी कि बाकी दर्शकों के लिए एक तरह से सीख हो जाएगी। ये पूछ रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म लोन पर इंटरेस्ट है उसमें और बैंक डिपॉजिट में कौन सा बेहतर होगा, और बाद में ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी दोस्त या रिलेटिव कोई पर्सनल लोन देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो उस पर किस तरह की इंटरेस्ट की स्थिति होगी, क्या इनकी कमाई में से किसी तरह का टैक्स कटेगा या नहीं। वेल कविता, ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव भी है। अगर हम बात करें, ये पूछ रहे हैं कि अगर इन्होंने बैंक FD कर रखी है उसके सामने इन्होंने ओवरड्राफ्ट लिमिट लिया है, तो जो इंटरेस्ट भर रहे हैं और या तो कोई रिलेटिव से लोन लिया है इन्होंने और ये इंटरेस्ट उस चीज का दे रहे हैं, दूसरी साइड में इनके पास एक इंटरेस्ट इनकम भी है जी। अगर इंटरेस्ट इनकम जो आ रही है उसके सामने क्या ये इसे सेट ऑफ कर सकते हैं। वेल अगर हमें ये पर्पस देखना होगा कि इंटरेस्ट पेड क्या पर्पस के लिए है और इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या पर्पस है। बिल्कुल, जो कि यहाँ पे मेंशन क्लियरली नहीं किया गया है। एग्जैक्टली, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि अगर आपने एक लोन लिया है और उससे आपने हॉलिडे पे गए हैं तो आप उसका इंटरेस्ट भर भी रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बैंक फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट आ रहा है। सो बैंक डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपकी इनकम है। सो वो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको टैक्सेबल है। लेकिन अगर आप बोले मैं हॉलिडे पे गया था और उसका इंटरेस्ट भर रहा हूं तो इंटरेस्ट इनकम ये वाली सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं आप। सो आपको इंटरेस्ट इनकम जो आ रही है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको टैक्स लगेगा, और अगर ये आपका पर्पस है जिसके लिए आपने ये पैसा यूज किया है विच इज हॉलिडे, तो आपको इंटरेस्ट एग्जेम्पशन सेट ऑफ के लिए नहीं मिलेगा। ये जो कनेक्शन होता है वो कब वैलिड होता है ये भी एक समझना जरूरी है। मान लीजिए आप एक मनी लेंडिंग बिजनेस में है जिसमें आपने डिपॉजिट लिया है लोगों से
लोन लिया है उस पर आप ब्याज दे रहे हैं और आप फिर आप लेंड कर रहे हैं आगे। सो जो इंटरेस्ट इनकम होती है उसमें से आप इंटरेस्ट पेड माइनस कर सकते हैं और जो डिफरेंशियल अमाउंट है उस पर आप टैक्स भरते हैं। लेकिन इनका जो केस है वो है कि इंटरेस्ट आ रहा है बैंक डिपॉजिट या कोई भी कारण से, और जो इंटरेस्ट पेड है वो किस पर्पज के लिए यूज किया है वो मालूम नहीं, वो पता नहीं है हमें। चलिए, तो रूपचंद जी, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है आपके सवाल पे। हम चाहेंगे कि अपना सवाल आप फिर से योर मनी को भेजें, और इसी के साथ साथ अगर आपका भी कोई सवाल है जो कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन जुड़ा हुआ है, तो अपना सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं mf@moneycontrol.com पर, और @kavita.th हमारे ट्विटर आईडी पर भी। प्योर मनी में अगला सवाल हम प्रवीण का लेते हैं। ईमेल के जरिए सवाल ये पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि 31 साल के हैं, मुंबई में रहते हैं और फिलहाल इन्होंने किसी बैलेंस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर रखी है। लगभग 8,000 रुपए हर महीना ये एसआईपी कर रहे हैं। कुछ टारगेट्स हैं इनके। अपना होम लोन जो 15 लाख का है उसको 5 से 7 साल में ये पूरा करना चाहते हैं। उसके बाद ये 20 लाख रुपए बचाना चाहते हैं या इकट्ठा करना चाहते हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 16 साल के बाद, और साथ ही रिटायरमेंट जो कि 28 साल के बाद है उसके लिए भी ये कॉर्पस या राशि इकट्ठा करना चाहते हैं। इन्होंने अपना जो अमाउंट, अपना कुछ अपने खर्च की डिटेल्स हमें दी हैं, जिसमें से 15,000 रुपए इनका हर महीना होम लोन में जाता है। पर्सनल लोन लिया हुआ है 5,000 रुपए उस पर ये चुका रहे हैं, और साथ ही इन्होंने जीवन आनंद पॉलिसी ली हुई है और 4,100 रुपए इसमें जा रहे हैं, और जीवन सरल भी है इनके पास, और बीमा गोल्ड भी पॉलिसी लेके रखी हुई है। पूछ रहे हैं कि इन तमाम निवेश को देखते हुए इनके गोल्स कैसे पूरे होंगे। प्रवीण जी हमारे साथ फोन लाइन पर तो नहीं है, तो रिटायरमेंट के गोल पे क्लैरिटी मुझे नहीं मिल पाएगी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे इनके पोर्टफोलियो को देख के लगा है वो है लोन का। पर्सनल लोन भी है, होम लोन भी है। सबसे पहले इसको चुकता करने का आप मुझे तरीका बताइए। वेल, अगर हम देखें प्रवीण का जो सवाल है वो ये है कि उन्होंने जो निवेश कर रखे हैं और जो खर्चे जो आपने हाईलाइट किए हैं कि उनका पर्सनल लोन और होम लोन दोनों है, सो इन्होंने एक्चुअली ये पूछा है कि बैलेंस फंड में 8,000 रुपया निवेश करना चाहते हैं और अभी तक उन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया नहीं है। सो वेल, एक जो आपका पॉइंट है कि पर्सनल लोन अगर हम देख रहे हैं जिसमें 5,000 रुपया हर महीने का भर रहे हैं, सो एक ऑप्शन इनके पास है कि 8,000 रुपए जो ये बैलेंस फंड में निवेश करना चाहते हैं वो नहीं करके पहले अपना पर्सनल लोन फिनिश कर दें, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लगता है। और जैसे हमने देखा कि अगर लोन एक तो कम करना चाहिए इन्हें, लेकिन अगर कोई कारण से बंद नहीं कर पाते हैं और ये चाहते हैं कि बैलेंस फंड में ही शुरू करें, सो 8,000 रुपए से प्रवीण जी आपके जो सारे गोल्स आपने लिख रखे हैं, सारे 8,000 रुपए एक बैलेंस फंड में करने से आपके पूरे नहीं होंगे। लेकिन कोई हर्ज नहीं है। एक ऑप्शन हमने जैसे आपके साथ डिस्कस किया वो ये है कि आप लोन फिनिश कर दीजिए, नहीं तो अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो 2 फंड के नाम आपको बता दूं, टाटा बैलेंस फंड और आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस फंड। इन दोनों में से आप डिवाइड करके अपने 4,000 रुपए निवेश करना शुरू कर दीजिए, तो आपके गोल्स की तरफ होगा। अगर कर सकें तो लोन भी बंद करना एक ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। और अपने गोल्स को थोड़ा सा और डिफाइन कीजिए, खासतौर से रिटायरमेंट का गोल जो कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। प्रवीण, हम चाहेंगे कि आप अपना सवाल फिर से योर मनी को भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष शो पर आने के लिए, और योर मनी में मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।